हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। और एक उदाहरण हमने ये बताया था कि भाई कौन फलन है कौन फलन नहीं है। तो इसमें बात ये आई थी कि ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है और ये दोनों फलन है। बाकी थोड़ा इधर उधर का लिख दिया मैंने, तो याद दिलाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस, कुछ अभ्यास के लिए कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। आगे देखते हैं क्या करना है। और ये जो मेरे हाथ में है, ये आपका पीडीएफ लगा हुआ है। ये बहुत ही इजी सा एक स्टडी मटेरियल है, आसान सा है। सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बहुत सेलेक्टिव है, कॉन्सेप्ट सारे हैं इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपको करने हैं फिर एनसीईआरटी के सवाल। एनसीईआरटी के सवाल से पहले इस पीडीएफ को पूरा कर लें अपना, अपने वीडियो लेक्चर के साथ में। ये आपके कोर्स में लगी हुई है, इसको एक बार देख करके अच्छे से तैयार कर लें आप। हाँ, अब कह रहे हैं फलन है या नहीं है, ये भी आपको बताना है। एक्सप्रेशन के हिसाब से बताना है कौन कौन फलन है कौन कौन नहीं, कौन से संबंध फलन है। तो निम्न में से कौन फलन है। ठीक, तो फलन है तो सबसे पहले क्या होगा, संबंध होगा। संबंध फलन होगा या नहीं होगा, ये बाद की बात है। तो कुछ चीज़ें लिखी हुई देखिए यहाँ पे, इसे लिख देते हैं उदाहरण। ए बी और सी। तो y बराबर 3x+2, y x+2 और y 2x² + 1। इनमें से कौन फलन है आपको बताना है। देखिए ये एक ही फलन है, यानी ये फलन है, यानी एक या एक से अधिक x के मानों पर y का एक ही मान होगा। इसके बाद यहाँ देखें, x y से बड़ा, यानी इधर कुछ मान x के ऐसे हो सकते हैं जिसका y होगा ही नहीं। आप समझ रहे होंगे कि मैं x के कुछ मान यहाँ रख सकता हूँ जिन पे y होगा ही नहीं, यानी x के मान x+2 बड़ा हो जाएगा y से। ठीक, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। यानी इस तरह का निशान लगे हुए चिन्ह जो होते हैं बड़े छोटे के, वो फलन नहीं होते, वो केवल संबंध होते हैं। ये संबंध तो ये सभी हैं, ठीक है। इसके बाद 1 या 2x पर एक ही y होगा। आप जान रहे हैं ये परवलयाकार है ना, तो ये भी फलन है। x का मान 1 या 1 से अधिक रखूं, x के मान 2 रखूं, +1 -1, तो y के 2 मान नहीं होंगे बल्कि एक ही मान होगा। ठीक, तो यानी 2x या 2 से अधिक या 1 से अधिक x के लिए एक ही y है, y का मान अद्वितीय है, तो ये भी फलन होगा। ठीक, एक x पर 2y नहीं होने चाहिए, यानी हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि y = y1 fx1 और y1 fx1 y2 ऐसे। तो समझ रहे होंगे किसी फलन में अगर x का एक ही मान रखूं, y के 2 मान नहीं होने चाहिए, ये फलन नहीं है। इसको ध्यान से रखना, ये बड़ी काम आती है चीज़। उसके बाद 1 या 1 से अधिक x पर एक y हो सकता है, यानी fx1 fx2 एक ही y हो सकता है, ऐसे एक ही y का मान होगा। ठीक, तो कुल मिला के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ऐसे ना लिखें बल्कि ऐसे लिख दें, बराबर fx2, ये हो सकता है। तो पक्का एकदम याद हो गया होगा कि ये जो है फलन है। फलन की पहचान, संबंध, कौन से संबंध फलन है, इसकी पहचान ज़रूरी है। तो अब तक एकदम ये बात कन्फर्म हो गई होगी कि कौन फलन है कौन संबंध फलन है, ऐसे। ओके, चलिए
अब यहाँ कह रहा है प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। एक उदाहरण देंगे इसका, एक उदाहरण देंगे, एकदम पक्का करेंगे सारी बातों को, उदाहरण लिखेंगे। क्या क्या लिखना है? प्रांत, सह प्रांत व परिसर लिखिए। और यहाँ पर इन्होंने एक संबंध दिया है F डबल डॉट A से B की तरफ। इसमें यहाँ पे दिखाया है समुच्चय A और यहाँ दिखाया है समुच्चय B, जैसा कि आप जानते हैं। A में इन्होंने लिखा है गगन राम साहिल। यहाँ लिखा हुआ है गगन राम और साहिल। और यहाँ लिखा है 7 8 9 5 6, 7 8 9 5 6, 8 9 5, 8 9 5 से कोई सीधा संबंध बनाया जिसको कि फलन बन जाएगा। फलन क्यों बन जाएगा? क्योंकि ए में प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई बी में प्रतिबिंब है। ऐसा कोई अवयव नहीं है ए में जिसका बी में प्रतिबिंब नहीं हो। ठीक, बी में ऐसे और भी अवयव हैं जो कि ए के किसी का प्रतिबिंब नहीं है। ये हो सकता है फलन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फलन की शर्त सिर्फ ये होती है कि इधर के प्रत्येक अवयव का वहाँ प्रतिबिंब होना चाहिए और वहाँ एक के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, एक के दो नहीं होने चाहिए। यहाँ से दो के एक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम जान चुके हैं। तो कुल मिला के पहले तो ये देख लें भाई ये किस प्रकार का फलन है। तो इसे बोलते हैं अंतःक्षेपी, यानी अंतःक्षेपी यानी इसमें अंदर ये समाहित हो रहा है, अंतःक्षेपी बोल देते हैं इसको। ठीक, उसके बाद 1 1 है तो 1 1 बोल देते हैं। 1 के साथ 1 है, देखिए एक का एक से ही संबंध है। ठीक, तो 1 1 भी हो गया, यानी एकाकी भी हो गया और अंतःक्षेपी भी हो गया, ऐसा ही बोल देते हैं इसको। ये कोई सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। अब बात आती है प्रांत। प्रांत यानी ए के वो मान जिनसे संबंध या फलन परिभाषित किया गया। तो ए के तो सारे ही मान हैं, क्योंकि संबंध को फलन बनाने के लिए सारे ही मान लेने पड़ते हैं। तो प्रांत हो गया गगन राम साहिल। प्रांत हो गया, एक समुच्चय में लिखेंगे गगन राम साहिल। ये हो गया तुम्हारा प्रांत। अब किससे है ये संबंध? ये फलन कहाँ परिभाषित है? तो 8 9 5 पे है। तो ये हो गया परिसर। परिसर क्या हो गया? ये हो गया 8 9 5। कोडोमेन यानी सहप्रांत। सहप्रांत में सभी अवयव आएंगे बी वाले के। तो यानी समझ में आ गया, इसके सारे अवयव समुच्चय बी पूरा ये सहप्रांत में होगा। तो ये हो गए 7 8 9 5 6, 7 8 9 5 6। तो ये अब ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया। यहाँ से इस उदाहरण को देख के साफ साफ पता चल रहा होगा कि साहब ये प्रांत है, ये परिसर है, ये सहप्रांत है। सहप्रांत में से परिसर बनता है, सहप्रांत परिसर के बराबर भी हो सकता है एक एक ही आच्छादित फलन में, ये हम जान चुके हैं। ठीक, तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। 11वीं में फलन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे मैं उसी लेवल पे बना के, उसी तरीके से बना के चल रहा हूँ। प्राइवेट किताबों से
बाद में पढ़ें, पहले सरकारी किताब पूरी करें, एनसीईआरटी से पहले कोर्स पूरा करें। अभ्यास के लिए प्राइवेट किताब बाद में पढ़ें। हरस्वरूप शर्मा की किताब अक्सर पढ़ी जाती है, ये पढ़ी है मेरे पास, ये पढ़ी है, देखो हरस्वरूप शर्मा, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा, बीजगणित और भी हैं, ये पढ़ी है। दैट इज़ नॉट कि यार इसको तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मैंने लिए वो नहीं खड़ा हूँ मैं एनसीईआरटी से कर रहा हूँ या अपना एक सिस्टम है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया, मैंने बताया था, ये नोट्स है मेरे पास। इसमें भी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, ठीक है, लेकिन बाद में प्रैक्टिस के लिए बेसिक पहले क्लियर हो, और बेसिक वो बेसिक हो जो सरकारी यानी गवर्नमेंट ने यानी सिलेबस में जारी किया गया है। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये किताब सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं है, लेकिन ये सिलेबस को पूरी तरह कवर नहीं करती है। छोटी मोटी चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, मैं बता भी दूंगा आपको कभी क्या क्या चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए बाद में लें, पहले अपना एनसीईआरटी का पूरा कोर्स कर लें, एनसीईआरटी का कोर्स कर लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लें, उसके बाद। ठीक, चलिए कुछ उदाहरण फलन पर चल रहे हैं लेकर के। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हल्का सा। निम्नलिखित फलनों के प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है प्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत ज्ञात कीजिए। हालांकि ये 11वीं की बात है, लेकिन 1 मिनट के लिए इस पे थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या है यार, प्रांत क्या है पूरा पता सही से आ नहीं रहा जानकारी में सर। तो एक देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि ये पूरा पीडीएफ है आपके पास, इसमें बहुत सारे प्रांत निकलेंगे, आप सारे निकाल लीजिएगा। इन्होंने कहा y = +√x - 2, एक ये है इनके पास, और b में दूसरा एक और है, y = +2 - x 4 + x। ये बड़ी सरल बात होती है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, इसे एक बार देख लें करके तो ये समझ में आ जाता है। प्रांत प्रांत निकालना कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। तो y परिभाषित होना चाहिए, y का मान वास्तविक होना चाहिए। पॉजिटिव लगा दिया है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। y भी प्राकृत संख्या, y को प्राकृत संख्या लेनी यानी पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि साहब y जो है वो होना चाहिए प्राकृत संख्या। ठीक, 0 ले सकते हैं, प्राकृत संख्या विद 0, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, हो सकता है 0 आ जाए, 0 ले सकते हैं। तो प्राकृत संख्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, और अगर 0 भी शामिल कर दें, इसे बोल देते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, दैट इज समझ में आ गई। इसको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पॉजिटिव ही लेना है। ठीक, अब x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो सिंपल होगी बात भाई, x 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है, x 2 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। तो इसका प्रांत कैसे लिखा जाएगा, 2 से अनंत, कुछ भी लगा लो, बराबर करें, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा दें और यहाँ लिख दें x बिलोंग टू। ये क्या है, ये है प्रांत। ओके, 2 से अनंत कुछ भी रखिए, ठीक, अनंत नहीं लेना, कुछ भी रखिए, बड़ा हो गया। y पॉजिटिव लेना है, फलन परिभाषित हो गया इसमें। ठीक, अब इसमें क्या है, ये नंबर हर हाल में 0 से बड़ा होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये भी था, वो भी था, सेम चीज़ आ रही है। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 - x 4 + x, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक, यानी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी 0 से बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों टुकड़े नेगेटिव होंगे तो भी 0 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 - x बड़ा या बराबर हो 0 से, 4 + x बड़ा या बराबर हो 0 से। एक रास्ता तो ये खुल गया, देखिए। ठीक, एक उल्टा कर दें, दोनों को नेगेटिव कर दें, 2 - x छोटा या बराबर हो 0 से, और 4 + x छोटा या बराबर हो 0 से। एक रास्ता ये खुल गया, यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी उनकी गुणा पॉजिटिव हो जाएगी, तभी 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से क्या रिपोर्ट आती है कि साहब दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, यानी x जो है वह 2 से छोटा होना चाहिए। इससे पता चलता है
कि x 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसे, या बराबर होना चाहिए। ये x माइनस 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। x बड़ा होना चाहिए -4 से। तो ये शर्त लगा दी तुमने देख के, ऐसे अनुमान से देखने से मालूम पड़ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 0 से बड़ा करना है तो क्या करें, ठीक। x 2 से छोटा, 2 से बड़ा करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। और 4 से -4 से बड़ा x, -4 -3 1 2 3 4, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर -4 से छोटा कर दूँ, -5 -6, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ समझ में आ गई इतना। अब थोड़ा देख लेते हैं। अब ये अगर 0 से छोटा होना चाहिए तो -2 से छोटा होना चाहिए। इसे लागू कर दूँ, मान लो 0 से छोटा, ये पूरा नंबर 0 से छोटा हो तो -2 से, सॉरी 2 से बड़ा, -2 से नहीं, माइनस है ना, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी 3 4 5 6 है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 से बड़ा यानी x 2 से बड़ा हो, ये चीज़ आ गई, ठीक। और ये भी माइनस होना चाहिए, -4 से छोटा, तो x -4 से भी छोटा, ये चीज़ आ गई, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या है। ये चीज़ कह रहा है कि x 2 से छोटा -4 से बड़ा, यानी -4 और 2 के बीच में होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि x 2 से बड़ा और -4 से छोटा, 2 से बड़ा -4 से छोटा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो हमें लेना है, ठीक। तो इस पहली लाइन पर एक बार इसको करके देखें तो फिर ये बार बार इसको ऐसे करना नहीं पड़ेगा। इस पहली लाइन पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x बना रहा हूँ, ऐसे इधर को x बनाता हूँ, दूसरी लाइन का भी x बना लेता हूँ मैं ऐसे। ये निकालने का तरीका है, डोमेन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 से छोटा, यानी मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, 2 से छोटा, -4 से बड़ा, तो यहाँ -4 ले लेता हूँ, ठीक, से बड़ा, यानी यहाँ होना चाहिए। 2 से छोटा -4 से बड़ा यहाँ होना चाहिए। इसके अनुसार 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यानी इधर होना चाहिए, कहीं तक भी जाए, और -4 से, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव करना है, -4 से छोटा यानी इधर होना चाहिए, यानी यहाँ बीच में होना ही नहीं चाहिए। -4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हमारी लाइन है ना, -4 यहाँ लिख देता हूँ, ये ऐसे, ठीक, यानी इधर होना चाहिए, ठीक। तो डोमेन, तो फाइनली डोमेन क्या रहेगा, ये -4 और 2 ये वाला रहेगा, या ये वाला रहेगा, ये बीच वाला रहेगा, ठीक। अब अगर हम 2 से बड़ा करें, ये 2 लिख देते हैं, ठीक, 2 से बड़ा कर दें, -4 से छोटा कर दें, ठीक। 2 से बड़ा करूँगा, देखें यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, -4 छोटा करूँगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चीज़ काम करेगी। उसके बाद दोनों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस में 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, माइनस कन्फर्म। फिर देखें ये -4 से भी छोटा है, तो -5 -6 यानी ये भी नेगेटिव, तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई। ये रहा वो चीज़। अब इसके बाद आगे देखें, इस वाली चीज़ को देखें, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा कर दिया, तो -4 से बड़ा यहाँ करूँगा मैं, तो ये नंबर एक बार 2 तक आ रहा हूँ मैं, 2 तक आने में, -4 से 2 तक, तो -4 लिखूँगा तो ये प्लस ही होगा, -4 से माइनस के नंबर आएंगे 0 तक, और 2 तक ये प्लस ही रहेगा। और ये -4 से बड़ा कर दूँगा इसको मैं, यानी -4 में इसे -3 लिख दूँ, जो है -3 लिख दूँ, -2 लिख दूँ, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी यहाँ पर भी ये नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक। अब बात आती है कि डोमेन क्या लिखें, परिसर इसका क्या लिखें। तो परिसर ये -4 से -2, ठीक। अगर इसे छोड़ेंगे तो माइनस अनंत से -4 और 2 से अनंत, ये लिख देंगे, ठीक। ये वाला लिख देंगे ओपन डोमेन, ठीक।
इसका मतलब है कि कहीं भी कोई भी नंबर पूरा देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, क्योंकि देखिए माइनस से 4 तक आया, 4 से 2 तक गया, 2 से 4 तक गया, कहीं भी पूरा एट ऑल, तो ये नंबर कहीं भी किसी भी रियल नंबर पर पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी डाल दो तो, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट बता रही है माइनस अनंत से -4 तक, -4 से 2 तक, 2 से प्लस अनंत तक, ये पूरा डिटेल जा रहा है। ठीक, यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं आई जिसमें ये मामला उलझ रहा हो। अब यानी इसमें जो भी आप डालोगे हर हाल में ये काम करेगा। अब इसमें मान लीजिए -5 डाल देता हूँ, तो -5 डालूंगा तो ये पॉजिटिव, और -5 डालने पर ये नेगेटिव, यानी -5 -4 वाले नंबर में यहाँ से पीछे का नंबर यहाँ नहीं डलेगा। ठीक, -5 इसमें नहीं डलेगा। -6 डाल के देखूँ, -6 यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो नहीं डलेगा। तो कुल मिला के ये ही फाइनल है। ठीक, क्योंकि इससे पीछे का नंबर डाल रहे हैं तो नहीं चल रहा है। -4 से 2, 2 से अनंत जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर बहुत, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ काम नहीं कर रही है। ठीक, तो यानी डोमेन हो गया -4 से 2 तक बस। ठीक, तो इसका जो डोमेन है वो -4 से 2 तक, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यानी कहाँ कहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसको अच्छे से ग्राफ पर आप बना के वैल्यू डाल के पुट करके देख लें। तो यानी x बिलोंग टू -4, 2, ये आ गया। देखिए बीच में कोई भी वैल्यू डालिए ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक, तो प्रांत निकालने पर बहुत सारे सवाल यहाँ मिलेंगे आपको अपने नोट्स में, उनको देखिएगा एक बार। बहुत सारे सवाल हैं, भरपूर हैं, इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के प्रैक्टिस करें। प्रांत नॉर्मल लेवल पर प्रांत या परिसर निकालना आना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे फलनों के संयोजन। फलनों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कितने प्रकार के फलन हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, सबके हल हैं। आप जाके देख लेंगे, अपना PDF निकाल के इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इजी लेवल पर है ये। ठीक, अब चलेंगे फलनों के संयोजन। मतलब ये ऐसा नोट दिया मैंने आपको जो NCERT से पहले आपको डन करना है, क्योंकि NCERT में थोड़ा मुश्किल है मामला, आप जानते हैं NCERT में थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक, तो फलनों के संयोजन। ठीक, फलनों के संयोजन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर जो फलन है ये वाला, इसे लेते हैं F A से B, इसे ले लेते हैं G B से C, ये वाला जो फलन है। ठीक, यानी अगर इसको कहें तो ये है fx, इधर से इधर को यूँ, जिसमें ये a है, ये b है, अगर माने तो ये x के मान है और ये y के मान है, ऐसे पहले वाले में।
दूसरे वाले में ये जी एक्स है, ऐसे इसके लिए ये y है a से b, लेकिन इसके लिए ये x का मान है और ये y का मान है। ध्यान रहे जी एक्स है, तो इस फलन के लिए ये x है ये y है। बात को समझ रहे होंगे, ठीक। और ये है समुच्चय आपका ए बी सी, ये सी वाला है, ओके। अब यहाँ मान लीजिए कोई नंबर लिख दें, ठीक, जैसे लिख दें 1 2 3, और यहाँ लिख दें ए बी सी, यहाँ लिख दें एक्स वाई जेड, ठीक। तो फलन परिभाषित कर दें कुछ इस तरीके से, ऐसे यूँ, और आगे भी परिभाषित कर दें इसको ऐसे, ठीक। तो हम ए का संबंध फलन के रूप में सी से जोड़ सकते हैं, ए का संबंध फलन के रूप में सी से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम गॉप लिखेंगे, जी ओ एफ, इसका मतलब होगा जी एफ एक्स, यानी फलन जो है जी के हिसाब से लिखा गया और ए से सी तक संबंध बनाया गया। तो यानी ये संबंध जो है गॉप जो है जी में यहाँ एफ एक्स लगाया गया। अब यहाँ जी में अगर एफ एक्स लगा दूंगा तो एफ एक्स के संबंध को लाना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को बनाना चाहूँ तो इस संबंध जो है सीधा यहाँ से यहाँ बनेगा, सीधा यहाँ से यहाँ, सीधा यहाँ से यहाँ, ठीक। लेकिन बीच में होके जाएगा इन्हीं से। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जो शामिल नहीं है तो उसको नहीं शामिल करेंगे, जिसका संबंध पीछे जो एफ एक्स में नहीं है वो जी एक्स में नहीं जाएगा, जो एफ एक्स में है जिस पर एफ एक्स में संबंध है वही जाएगा। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ, इसको समझना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, देखो मैं अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इसे बड़ा करके एक एलिमेंट डाल दूँ डी, ठीक, और डी का भी मैं इससे संबंध बना दूँ, तो दैट इज डी से जेड सी से जेड जी एक्स में तो है लेकिन एक्स से सी तक नहीं पहुँच रहा है, तो दैट इज कि ये हिस्सा गोप में नहीं होगा। गोप में वही होगा जो एफ एक्स से जी एक्स पे जाएगा। बात को समझ रहे होंगे कि भाई बी में ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, ठीक, 4 अवयव हैं। इसमें एक डी ऐसा एलिमेंट है जिसका सी में संबंध तो है, फलन तो है, लेकिन वह एपेक्स में नहीं है, यानी ए से डी तक कुछ नहीं है। देखिए ए से डी तक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब डी छोड़ दिया जाएगा, यानी डी से जेड गोप में नहीं होगा। तो गोप में क्या होगा, अगर देखें गोप में क्या होगा, तो गोप में एक्स 1 एक्स, अगर देखें गोप में क्या होगा, गोप का कर्मित युग्म, समझ रहे हैं, गोप का कर्मित युग्म क्या होगा, यानी अगर एलिमेंट लिखें तो 1 से ए गया, ए से एक्स गया, यानी फाइनली 1 से एक्स गया, ये हो गया। देखिए 2 से बी गया, बी से वाई गया, यानी 2 से वाई, क्लियर। 3 से सी गया, सी से जेड गया, यानी 3 से जेड गया, ठीक। तो ये गोप का कर्मित युग्म है, यहाँ कोमा लगा लें, ठीक, ऐसे। अब देख रहे होंगे कि डी इसमें नहीं गया, ठीक। तो कुल मिला के एफ एक्स को जी में एक्स की जगह लगा देना है। तो ये तो चित्र से देख लिया हमने, छांट सकते हैं, कर सकते हैं, कई सारे उदाहरण आएंगे हमारे पास, इसको अच्छे से हम समझेंगे, ठीक। अब हम इसको लिख के समझ लेते हैं। उदाहरण मान लीजिए कोई लिख के दे दूं मैं आपको
उदाहरण, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, गॉफ ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है। तो बात क्या है कि भाई यहाँ जो ये x है यहाँ एफ एक्स लगा देना है, यानी जी एक्स में जी एक्स क्या, बल्कि सीधा एफ एक्स लगा देता हूँ, x की जगह ऐसे लगा देता हूँ एफ एक्स ऐसे। अब देखो मैंने इस x की जगह पे सीधा एफ एक्स डाल दिया, इसका मतलब जहाँ x है यहाँ एफ एक्स लगेगा स्क्वायर। अब एफ एक्स पूरी तरह है क्या, 3x प्लस 2 का स्क्वायर है। ठीक, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक, जिस तरह तुमने गोप निकाला इसी तरह तुम फोग भी निकाल सकते हो। फोग यानी एफ जी एक्स ऐसे, यानी इस बार एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लगा देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, फोग। अब देखो एफ एक्स 3x प्लस 2 है, तो 3x की जगह पे क्या लगाना है, जी एक्स प्लस 2। बिल्कुल सिंपल, x की जगह पे जी एक्स लगा दिया, तो ये हो गया तुम्हारा जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो आप देख रहे हैं गोप बराबर नहीं है फोग के। ठीक, यानी गोप फोग के बराबर नहीं है, कहीं कहीं पर होता है। तो इसका मतलब हो गया गोप फोग के बराबर हो भी सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण देखो देखेंगे हम, नहीं भी हो सकता है, यानी ये कोई पक्की बात नहीं है, निकाल के देख के पता लगता है या नहीं है। ठीक, तो गोप और फोग यानी वैल्यू डालना सीख गए, जितनी बार चाहे वैल्यू डाल दो। ठीक, अब यहीं पे एक चीज़ और निकल सकती है। यहीं पे पूछते हैं एफ ओ एफ ज्ञात कीजिए, मतलब अपने आप में खुद फलन होना, अपने आप का ही फलन हो जाना। ठीक, ज्ञात कीजिए, तो ये भी बड़ा सरल है, यानी एफ एक्स, बस यही कर दीजिए, यानी x में खुद एफ एक्स ही डाल दीजिए। तो यानी 3x की जगह पे क्या डालना है, एफ एक्स ही डालना है। अब तो पक्की बात हो गई, प्लस 2, तो 3 एफ एक्स क्या है, 3x प्लस 2, ये देखो लगा दिया प्लस 2, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक कर लें इसको, 9x प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया 9x प्लस 8। ये क्या है, ये एफ ओ एफ है, पॉप। अगर इसी तरह निकालना हो गॉग, जी और जी ज्ञात कीजिए, इसमें भी कुछ करना धरना नहीं है, ऐसा ही कर देना इसको भी। तो ये भी जी एक्स मांग रहा है क्या, जी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पे जी एक्स लगा देते हैं, तो ये हो गया जी एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स की पावर 4। डन। तो एफ ओ एफ, जी ओ जी एक्स। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद होता है मल्टीपल फलन, यानी एफ ओ एफ के अलावा भी और आगे बढ़ जाए, मान लीजिए और निकालने हों। एफ
ऐसे कर दें, एफ ओ एफ, ऐसे लिख दें। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, पहले एफ एक बार लगेगा, फिर 2 बार लगेगा, फिर तीसरी बार, यानी 2 बार वैल्यू रखनी पड़ेगी। भाई ऐसा होता है, मान लीजिए एफ ओ एफ होता है तो इसमें क्या करते हैं, एक बार वैल्यू रखते हैं। इसमें 3 एफ हैं तो 2 बार वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसका मतलब हो गया एफ, छोड़ दो इसको। ठीक, ये हो गया एफ, और फिर ये हो गया एफ एक्स। देखो ऐसे बनेगा, ये हो गया। ठीक, यानी पहले इसे इसमें रख देते हैं, फिर फाइनल इसको इसमें रख देते हैं। तो कर लेते हैं एफ ओ एफ कर लेते हैं। कितना बनेगा, एक्स की पावर 4 बना था, नहीं एक्स की पावर 4 नहीं बना था, 6x 9x प्लस 8 बना था। ये तो पता किया था ना, 9x प्लस 8 बना रखा है। देखो चेक कर लो पीछे थोड़ा सा। इसी को फिर इसी के x में डाल देना है, यानी एफ ओ एफ। तो ये पूरी वैल्यू इस x की जगह पे डालनी है। यहाँ डालना है एफ ओ एफ प्लस 8, तो 9x प्लस 8। समझ रहे होंगे कैसे एक दूसरे में मान डालते हुए चलना है, बस हो गया। लो, यानी जो फलन बनता जाए उसी को x में डालते जाओ, फलन बनता जाए उसी को x में डालते जाओ। ठीक, तो जितनी बार चाहे कर लो। तो फलनों के संयोजन यानी कंपोजिट फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कंपोजिट फंक्शन, संयोजित फलन। इसमें आपका एफ ओ एफ, फो गॉप, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, अब इसे कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण ले लेते हैं एक, और आप सॉल्व करेंगे। उदाहरण अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, जब तक मैं करूँगा तब तक वीडियो को रोक के सॉल्व कर लेते हैं कई बार। तो उन्होंने कहा एफ एक्स ये है रूट एक्स प्लस 1, तो जाहिर सी बात है कि रूट में है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। और जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये कह रहा है इसका फॉग और इसका गॉप, यहाँ निकाल देंगे गॉप, ज्ञात कीजिए। ठीक, तो फॉग यानी जी एफ एक्स, एफ जी एक्स है ना, एफ जी एक्स, ये कह रहा है देखिए, यानी जी एक्स को डालना है एफ एक्स में एक्स की जगह, तो एफ एक्स में एक्स की जगह ये रहा, देखो ये, तो ये वैल्यू हो गई पूरी तरह जी एक्स प्लस 1। जी एक्स है क्या, जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 हो गया। तो ये जो प्लस 2 प्लस 1 हुआ इसे उठा के 3 बना देता हूँ, ये लो, ऐसे हो गया। अब गॉप यानी जी एफ एक्स, बहुत आसान है, फटाफट कर डालो, यहाँ ज़्यादा ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। अब जी में जो एक्स है उसकी जगह एफ एक्स लगाना है, ये रहा जी, ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया जी एफ एक्स है ना, सीधा डाल देते हैं। तो एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। तो एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है वर्गमूल में एक्स प्लस 1, वर्गमूल एक्स प्लस 1 और इसका भी स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्या हो गया, ये तो मोड हो गया, एक्स प्लस 1 ऐसे लिख दो प्लस 2, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में 2 वैल्यू है इसकी, तो मोड हो गया। अब मोड लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर मोड लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक वैल्यू जो है बना कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू नहीं लगा सकते फलन में, एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एक्स प्लस 1 तो कितना हो गया, एक्स प्लस 3, ये आंसर हो गया। ठीक, ये जो चीज़ है ये रूट के वर्गमूल के हिसाब से आई है। ठीक, प्लस माइनस प्लस ही लेना है आपको, क्योंकि प्लस लेना है इसीलिए सिर्फ फलन बनेगा, अगर आपने माइनस भी ले लिया तो नहीं बनेगा, ये बात पहले ही हो चुकी है। ठीक, एक एक्स पे 2 वाई आ जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मोड लगा दिया, ख़त्म हो गया, एक्स प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक
अब आई बात फलन का प्रतिलोम। इसका भी एक उदाहरण लेंगे। सब फलन का प्रतिलोम होता है कि नहीं होता है, क्या सबका प्रतिलोम होता है, क्या नहीं होता है सबका, है ना। क्योंकि फलन हमने देखा है 4 प्रकार के हैं, तो प्रतिलोम यानी उल्टा भी फलन परिभाषित हो जाना चाहिए। तो फलन का प्रतिलोम बनाने के लिए क्या शर्त है? बहुत सरल सी बात है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना। जो बातें सरल होती हैं उनको सरल ही रखना चाहिए, उनको बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए। जो बातें वास्तव में सरल नहीं हैं उन्हीं को मुश्किल मानना चाहिए जीवन में। जो बातें मुश्किल हैं ही नहीं उनको मुश्किल मानना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग आसान चीज़ों को मुश्किल बनाकर बाजार में बेचते हैं, मामूली चीज़ों को खास चीज़ें बनाकर बाजार में बेचते हैं, ध्यान रखना। ठीक, चलिए ये बिल्कुल सरल है, मैंने कहा सरल देख लेते हैं प्रतिलोम से क्या मतलब है। देखिए कोई फलन मान लीजिए 1 2 3 और ए बी सी डी में इस प्रकार है। ठीक, तो यहाँ देखिए अगर मैं इस फलन को f(x) कहता हूँ, ठीक, और इसका उल्टा करके लिखता हूँ, f इनवर्स x लिखता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, और यहाँ मुझे लिखना है 1 2 3। तो उल्टा लिखूँगा ए से 1, बी से 2, सी से 3। तो मैं जान रहा हूँ कि एक एलिमेंट, एक अवयव ऐसा है जिसका प्रतिबिंब नहीं है, जिसका मान नहीं है। तो इसका मतलब ये फलन परिभाषित नहीं होगा। ठीक, यानी अगर सभी के प्रतिबिंब एक एक प्रतिबिंब नहीं है दोनों तरफ, तो फलन उल्टा परिभाषित नहीं होगा। इसके बाद अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक, यूँ, तो भी ये फलन परिभाषित नहीं होगा। ये वाला फलन परिभाषित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक के 2 प्रतिबिंब हो जाएंगे, जो कि गलत है। यहाँ 2 का 1 प्रतिबिंब चलेगा, यहाँ 2 का 1 नहीं होना चाहिए, 1 के 2 नहीं होने चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। यह आप जान रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये फलन केवल तभी हो सकता है जब दोनों तरफ केवल मान, दोनों तरफ के मान अद्वितीय हो। सीधी सी बात है, एक का एक से संबंध हो, यानी एकैकी आच्छादिक फलन हो। आच्छादिक मतलब सभी के प्रतिबिंब होने चाहिए, एकैकी और एक एक होने चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे एफ इनवर्स, बस है डॉट। यानी एकैकी आच्छादिक फलन के लिए केवल एकैकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम फलन होता है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, गाने का, बजाने का, नाचने का मज़ा आता है। पढ़ने का मज़ा कम ही लोगों को आता है, लेकिन जिनको आने लगता है उनका रहता है ज़िंदगी भर। याद रखना। अरे सर क्या क्या याद रखेंगे हम तो फलन का प्रतिलोम बनाने की बात पक्की हो गई कि भाई एकैकी आच्छादी फलन का ही, यानी बाइजेक्टिव, ठीक, फलन का ही केवल प्रतिलोम होगा। उसके लिए ये होना ज़रूरी है। किसका नहीं होगा बता दिया, बाकी फलन हैं और 3 प्रकार के फलन और हैं, उनका नहीं होगा। ठीक, चलिए अब जैसे हम कहें प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तो कुछ नाम लिखेंगे।
y बराबर 2x प्लस 1 b, y बराबर एक्स स्क्वायर c, y बराबर साइन एक्स डी, y बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ नाम फलनों के मैंने फलन परिभाषित कर दिए। साहब इनके प्रतिलोम बताइए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साहब ये जो है ये एक की आच्छादी है, यानी एक एक्स पे एक ही मान है। ठीक, यहाँ 2x पे y का एक मान है। अगर x प्लस 1 रखूँ माइनस 1 रखूँ तो y एक ही आएगा, x प्लस रखूँ तो माइनस 2 रखूँ तो y एक ही आएगा। तो यानी सीधे सीधे इसको मैं फलन नहीं कह सकता। तो यहाँ लिख दूंगा मैं कि साहब इसमें इसका उल्टा फलन, ये तो फलन है क्योंकि y का एक मान है 2x पे, अगर उल्टा कर दूँ तो नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये फलन है और ये कैसा है, बहु एकैकी। यानी इसका फलन प्रतिलोम फलन नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। ये बहु एकैकी है, 2x पे एक y है तो बहु एकैकी है, नहीं होगा। ये भी बहु एकैकी, एक वाले एक x पे बहुत सारे x पे एक y होती है। आप जानते हैं बार बार 360, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब जो है 90 के बाद फिर पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये आवर्ती फलन है। इसमें भी ये भी बहु एकैकी है। ये भी सरल हो गया मामला। इसमें देखें तो 2x पे एक y है, क्योंकि x स्क्वायर है प्लस माइनस है, तो ये भी बहु एकैकी है। ठीक, यानी अगर नियम और कानून के हिसाब से देखें तो केवल इसी का प्रतिलोम हो रहा है, बाकी का प्रतिलोम नहीं हो रहा है। प्रतिलोम अगर इसका बनाए तो केवल प्लस लेना पड़ेगा, प्राकृत संख्याओं पर इसको लागू करना पड़ेगा, 0 या 0 से बड़े नंबर। साइन एक्स ये भी बहुत सारे मान होते हैं। ठीक, पी से हटाएंगे तो इसका भी एक फिक्स नंबर करना पड़ेगा, साहब यहाँ से यहाँ तक लेना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या चेंज करके निकाल सकते हैं प्रतिलोम। यानी इसको बहु एकैकी को एकैकी बनाना पड़ेगा तब, और वो बड़ा सरल है। प्लस माइनस आएगा, माइनस छोड़ देंगे, प्लस प्लस लिख देंगे, बन जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1। प्रतिलोम बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो x का मान निकालेंगे y के पदों में। x हो गया y माइनस 1 बटे 2। ठीक, तो f इनवर्स x लिख देंगे, x के पदों में लिख देंगे, y को x ही बना के लिख देंगे। ये लो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या इसको gy लिख देते हैं, ऐसे gy भी लिख देते हैं, प्रतिलोम को लो y माइनस 1 बटे 2। यानी अगर x के पदों में लिखेंगे इसको तो ऐसे लिख देंगे, और gy लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक, या जहाँ gy बराबर है f इनवर्स x, ये रहा gy f इनवर्स एक ही है। देखिए बना क्या था, y, x y के पदों में आ गया, तो इसको क्या लिखा, f इनवर्स x, और y की जगह पे x डाल दिया, बस। वो समझ रहे होंगे आप, x का फलन हो जाएगा इनवर्स में। तो दो तरीके होते हैं लिखने के, y में लिख लो, f इनवर्स x को gy कर लो, बस y में ही बन जाएगा। x में कन्फ्यूजन होता है, सर ये भी x में है, ये भी x में, तो y में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। f इनवर्स x बन गया। ठीक, x का मान y के पदों में आ गया, उसे उठा के gy लिख दो, y छोड़ दो, gy में ही फलन पड़ने, यानी ये प्रतिलोम फलन है। ठीक, चलिए बात क्लियर हुई, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देखते हैं आगे वाले में क्या गड़बड़ी है। ये रहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x तो साफ साफ आ रहा है अंडर रूट y, लेकिन लेना पड़ेगा प्लस। ठीक, तो कैसा करें, प्लस लिख दें बस, यहाँ केवल प्लस। ठीक, तो ये हो गया gy, और ये हो गया प्लस अंडर रूट y, इसी को लिख सकते हैं f इनवर्स x, और ये हो गया प्लस अंडर रूट x, यानी x के पदों में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया ऐसे। फाइनल ये भी, चलिए आगे देखते हैं।
अब आया y इक्वल टू साइन एक्स, तो x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स y, जी वाई साइन इनवर्स y, एफ इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे बात क्या है, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होती है वैल्यू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो जी वाई जो है वो कहाँ से होगा, वो होगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी केवल एक बार एक एक वैल्यू बनेगी बस। ठीक, ये प्रतिलोम जो फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें इसे बोलते हैं मुख्य मान, मुख्य मान, यानी अब एक एक ही वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब एक एक ही हो गया, ये भी यहाँ पे एक एक ही हो गया, तो प्रतिलोम लिख दिया एक एक ही बना के। अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को, ये रहा y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करें, लॉग ले लें। ठीक, नेचुरल लॉग होता है, इसे बोलते हैं ln y, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब ln लगेगा दोनों तरफ तो e हट जाती है, लॉग यानी इसका आधार e होता है, आधार पे कोई चीज़ सेम होती है ना, मान लीजिए ऐसे लिखा है लॉग 10 और 10, इसका मतलब होता है ख़त्म एक, तो इसका मतलब हो गया अगर लॉग का आधार e है और e की पावर x है, तो इसका मतलब ये एक हो गया, x बचेगा बस। तो बात समझ में आ गई कि भाई यही बचेगा। तो इसके बाद अब ज़रा आगे बढ़ें यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ln y, ये आ गया। अब यहाँ पर y में अगर मैं इसको परिभाषित करूँ तो ये हो गया x, प्लस में लेना पड़ेगा मुझे ऐसे, माइनस ln y। अगर मैं ये माइनस हटाना चाहता हूँ तो इसे 1/y कर सकता हूँ, लोग में आप जानते हैं 1/y हो जाता है ऐसे। ठीक, तो 1/y हो गया, y में क्या करना है, 0 0 पे अनंत हो जाएगा, लोग अनंत का मान अनंत होगा, छोड़ दो, तो y क्या है, 0 ना हो बस। ठीक, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस होता नहीं लोग में, तो y 0 ना हो, अनंत भी ना हो, 0 और अनंत के बीच हो, तो यानी y जो है बिलोंग टू छोटा ब्रैकेट 0 से अनंत, ये आ गया, ये आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो y 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 5 6, तो उसमें ये मान माइनस आएगा, तो गलत हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 तक हो बस, यानी वो y की वैल्यू 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से हो, ताकि ऊपर घूमता चले। तो 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं करना, 1 1 पे लोग 0 हो जाएगा, लोग 1 होता है 0, तो 1 तक ले जाएं ऐसे, ये हो गया, देखो कंफर्म करें, क्योंकि y जो है अगर यहाँ 1/2 1/3 1/4 आ गया, y बढ़ता चला गया, तो ये नंबर माइनस में आ जाएगा, उसका रूट नहीं होने का। इसका मतलब y 1 से छोटा हो, 0 ना हो, 0 से बड़ा हो, 1 हो सकता है, 1 हो गया तो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब 1 हो सकता है, 0 और 1 के बीच में 0 नहीं हो सकता, तो दैट इज, ये हो गया इसका प्रांत y की वैल्यू। ठीक, ये डन हो गया। तो कुल मिला के ये कहाँ होगा परिभाषित, ये तो प्रांत प्रांत आप लोग निकाल लेते हैं, जुगाड़बाजी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही जो फलन है, यही है जी एक्स, इसे कहते हैं जी एक्स नहीं सॉरी जी वाई, यही चीज़ है एफ इनवर्स एक्स। ठीक, तो कुछ शर्तों के हिसाब से प्रतिलोम बनाए जा सकते हैं, यानी अगर प्रतिलोम बनाने में प्लस माइनस आते हैं तो माइनस छोड़ देते हैं, प्लस पे बना देते हैं, माइनस पे भी बना देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फलन होता एक पर ही है, दोनों पर नहीं। ठीक, यानी फलन प्लस माइनस में नहीं होते, वो संबंध होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
चलिए थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, डाउनलोड करके सारे सवाल कर लें। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे इजी इजी सवाल हैं। तो बेसिक जो इजी लेवल का जो बेसिक था फलन के बारे में, संबंध के बारे में, संबंध को फलन कैसे बनाया जाता है, उसके छोटे छोटे से उदाहरण लेकर के हमने इसको डन कर दिया है। अब हम हायर लेवल यानी अपने उद्देश्य की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर हम चलेंगे अब, ठीक है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर हम फलन शुरू करते हैं, फलनों के प्रकार शुरू करते हैं, यह है पेज नंबर 8 पर। तो इसमें फलनों के 4 प्रकार हैं, वो हमने बता दिया आपको। एकैकी, बहु एकैकी, आच्छादक, एकैकी आच्छादी, ये सब चित्र बना के मैंने समझा दिया आपको। और यहाँ पर जो उदाहरण आएगा पहला, वो आएगा उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको हमें देख के बताना है, ठीक। उदाहरण नंबर 8 ये कह रहे हैं कि साहब fx जो है वो 2x है, द्वारा प्रदत्त फलन, और यहाँ ये फलन है f डबल डॉट n और ये n है, ठीक। एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ये कह रहे साहब एकैकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। इस बात को ठीक से समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी शुरू हो चुकी है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए भाई, n से n तक एक संबंध फलन के रूप में है। तो अगर मैं इसे बनाना चाहूँ ऐसे यूँ, तो यहाँ मैं n ले रहा हूँ, मान लीजिए नेचुरल नंबर, तो क्या लूँगा 1 2 3 4 5 6 8, ऐसे 7 8 सभी प्राकृत संख्या मैं यहाँ ले सकता हूँ, जितनी चाहे ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ मुझे वही प्राकृत संख्या लेनी है जो इसको फॉलो करे। तो इसमें क्या, इसमें भी 1 2 3 4 5 ले सकता हूँ x को। तो यहाँ पे भी मैं प्राकृत संख्या लूँगा, x का मान 1 2 3 4 कुछ ले लेता हूँ, थोड़े से नंबर, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ कि इस फलन को परिभाषित करता है। x का मान 1 रखूँ तो 2 आता है, तो यानी 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, ये इसके अनुसार है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ऐसे बहुत से नंबर हैं जो इस फलन का हिस्सा नहीं हैं, यानी सभी विषम संख्याएं इस फलन का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन इधर से जितने भी प्राकृत संख्या लूँगा उन सभी का उधर प्रतिबिंब है, मान है, जो कि होना चाहिए, जो कि इसके अनुसार है। तो कुल मिला के इस n में सभी प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन इस n के इसकी प्राकृत संख्याओं से संबंध केवल उन्हीं के हैं जो इस संबंध के अनुसार हैं, यानी इस फलन के अनुसार हैं। तो इसका मतलब हो गया एकैकी तो है लेकिन आच्छादी नहीं है। आच्छादी का मतलब है इधर सबका एक एक संबंध या फिर एक से अधिक संबंध इधर होना चाहिए। इधर कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी का इधर से प्रतिबिंब ना हो। ये हम समझ चुके हैं अच्छे से। दैट इज हमने रिवीजन में पकड़ लिया है कि भाई आच्छादी क्या होता है, कि इधर सबके सबका जो कोई ना कोई प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, ठीक। तो दैट ऑल बात समझ में आ गई कि ये इस तरीके से है। तो एकैकी है किंतु आच्छादी नहीं है, ठीक।
चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगला फलन है वास्तविक संख्याओं पर। एफ आर आर एकेकी तथा आच्छादक है। ये एकेकी भी है, आच्छादी भी है, बिल्कुल इसी तरीके से। अगर उदाहरण 9 लूँगा, इसके अंतर को समझना है। उदाहरण 9, ठीक, उदाहरण अगर 9 लूँगा तो इसमें क्या कह रहा है कि एफ एक्स 2x है और ये संबंध वास्तविक संख्याओं पर है। यानी इसमें आप वास्तविक संख्याओं में प्लस और माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस जीरो जीरो सब ले सकते हैं इसमें, जबकि पहले में माइनस नहीं ले सकते थे आप। पहले में आप माइनस नहीं ले सकते थे, ठीक। और प्राकृतिक संख्या ले सकते थे, 20 का नंबर, डेसिमल, बिंदु बिंदु कुछ नहीं ले सकते थे आप। इसलिए वहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं दोगुना दोगुना होकर जा रही थी, बाकी बीच की चीज़ें गायब हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नहीं। इसका मतलब यह है कि सभी का मान कुछ ना कुछ होगा और वह दोनों तरफ होगा। अब प्राकृतिक संख्याओं में मान लीजिए, इसे मान लूँ आर का समुच्चय और ये भी आर का समुच्चय है, ऐसे, ठीक। यहाँ कोई भी संख्या लिखूँ, वास्तविक संख्या -1, 0, +1, ठीक। तो इस पर क्या होगा, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा +2। देखो, हमेशा मान आता रहेगा। इसमें भी पूरी वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें भी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कोई भी नंबर यहाँ पे मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। यहाँ को डेसिमल का नंबर लिख दूँ तो भी यहाँ उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये कैसा है, एकेकी आच्छादिक है, ठीक। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए किसी भी x बिलोंग टू r के लिए एफ आर परिभाषित है एवं एकेकी आच्छादी है। बस ये लिख दो और ये चित्र बना के छोटा सा दिखा दो। हो सकता है 1-2 और दिखा दो, इसमें 2-4 एलिमेंट और डाल दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इतनी सी बात लिख दो बस। सिद्ध कीजिए f1 f2 बराबर 1 तथा x बराबर 2 के लिए फलन fx x माइनस द्वारा 1 द्वारा प्रदत्त फलन आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। अब यहाँ देखिए, यह है उदाहरण नंबर 10। क्या बताया, f1 f2 बराबर 1 और फलन है fx x माइनस 1। तो ये बता रहे हैं कि साहब ये आच्छादक है, एकेकी नहीं। और ये भी कहा कि x बड़ा है 2 से, x 2 से बड़ा है, ठीक। एकेकी नहीं है ना। और ये परिभाषित है फलन प्राकृत संख्याओं पर, यानी इसमें जो फलन है वह परिभाषित किया गया है f⋅n to n, ठीक। तो यानी बात आ गई भाई, प्राकृतिक संख्याओं पर फलन है, संबंध जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में जाना है।
प्राकृत संख्याओं में जाना है तो ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे लिख लो। तो कुल मिला के यहाँ जो नंबर आना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, n है ये तो। ठीक, और यहाँ पर भी 2 से बड़ा कोई भी x लिख सकते हो तुम, इधर भी 2 से बड़ा कोई भी x लिख सकते हो। तो 2 3 4 5 ऐसे ही चलो कुछ लिख लेते हैं। ठीक, 4 तक लिख लेते हैं, 5 नो प्रॉब्लम, 5 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले, ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 1 पर भी 1 भी लिख लो ऐसे। ठीक, तो 1 और 2 दोनों पर ही मान अगर इसमें डाल दूंगा मैं x की जगह, तो ये मान आएगा ऐसे। बाकी सभी का कोई ना कोई मान इधर ज़रूर होगा, क्योंकि 3 डालूंगा 3 2, तो 3 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 4, इस तरीके से चलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 से बड़ा, इन्होंने कहा x 2 से बड़ा, तो x अगर मैं 2 से बड़ा डालूँ यहाँ पर, तो ये ऊपर की चीज़ मान लीजिए मैं हटा लूँ, ऊपर के 3 डालूँ 4 डालूँ 5 डालूँ, तो देखिए यहाँ बहुत सारे नंबर हैं जो बचेंगे प्राकृत संख्याओं में, यहाँ बहुत सारे नंबर हैं जो बचेंगे जिनके प्रतिबिंब होंगे ही नहीं वापस, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो सारी होंगी, इधर भी प्राकृत संख्याएं हैं, इधर सबका सब बनेगा, वैल्यू तो आएगी, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से नंबर होंगे जो नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया आच्छादी नहीं है, एकेकी तो है, आच्छादी नहीं है। ठीक, तो n, यहाँ पे n ले लेते हैं। ठीक, x बिलोंग टू n के लिए एपेक्स में ऐसे बहुत से अवयव हो सकते हैं जिनका x मान नहीं है। ठीक, यानी ये एपेक्स y का मान है, ये x का मान है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अवयव हो सकते हैं जिनका इधर x में मान नहीं है। ओके, इतना लिख दो, ये डायग्राम बना दो। ठीक, ये जो दिखा रहे हैं ये कुछ ऐसे अवयव हैं जिनका इधर कोई प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं। यहाँ प्राकृत संख्याएं कुछ भी लेंगे तो यहाँ कम ही पड़ेगी इसे, क्योंकि x माइनस 1 है, x माइनस 1 आ रहा है तो पड़ेगी। ठीक, अब एकेकी है, अब देखो यहाँ पे तो एकेकी नहीं है, अभी तो 1 के 2 हैं, लेकिन कह रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कर दिया तो यानी ये नाम हटा दूंगा मैं, ये देखो 2 से बड़े के लिए ये हट गई। अब देखो अब तो एकेकी हो गया ना, क्योंकि शर्त लिख दी 2 से बड़े के लिए, ये बात भी समझनी ज़रूरी है भाई। वैसे तो था, इधर 2 थे इधर 1 था, और यहाँ लिखा भी है, तो यहाँ के हिसाब से तो एकेकी नहीं है, लेकिन जब x 2 से बड़ा लूँगा तो एकेकी मान आएगा। और ऐसे बहुत सी प्राकृत संख्याएं आएंगी जिनका पीछे कोई x में प्रतिबिंब नहीं होगा। इसका मतलब आच्छादी नहीं है, एकेकी हो चुका है, क्योंकि 2 से बड़ा लिया है x। अगर 2 से छोटा ले लूँ x या 2 ले लूँ तब बहु एकेकी है, ये देखो, तो बात को बदला गया है, शर्त बाद में लागू की गई है। ओके, यानी एकेकी बहु एकेकी को एकेकी बना दिया, जहाँ तक वो बहु एकेकी था उस शर्त को हटा लिया, x को वहाँ से बड़ा कर दिया यहाँ पर। ठीक, चलिए अब लेते हैं उदाहरण 11। सिद्ध कीजिए x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन न तो एकेकी है
और न आच्छादक है। वास्तविक संख्याओं में यह फलन है। ठीक, इस तरह का फलन है। ठीक, तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं इन पे फलन बनाना है आपको। ठीक, और इधर भी वास्तविक संख्याओं पर ही फलन बनाना है आपको। यानी अगर ये मैं मान लूँ ऐसे, ये समुच्चय ए मान लूँ, ये समुच्चय बी मान लूँ। ठीक, और ए ऐसे लिख दूँ रियल, और बी को भी ऐसे लिख दूँ यों रियल, यानी वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है ए बी। और यहाँ इस चीज़ को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर दूँ ताकि समझ में आ जाए मेरी आसानी से। ऐसे लो, सरल हो गया। यानी ए और बी है वास्तविक संख्याएं ही। अब ए से बी में फलन बनाना है, संबंध बनाना है, और इसके अनुसार बनाना है। अब मान लीजिए मैं यहाँ ले लूँ -1 + 1, 2 एलिमेंट, तो यहाँ मेरे पास 1 ही आएगा। ये देखिए ऐसे, चाहे तो तीर का निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 ले लूँ तो यहाँ मेरे पास 0 ही आएगा। यहाँ +2 ले लूँ या -2 ले लूँ तो यहाँ मेरे पास 4 आएगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये एक ही तो नहीं है, क्योंकि एक का एक नहीं है प्रतिबिंब, 2 का एक है, तो ये बहु एक ही हो गया। आच्छादी है या नहीं है, अब बताइए। अब मान लीजिए इधर से वापस आता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ कोई नंबर ले लेता हूँ 2 सपोज, तो इधर जो नंबर है वो √2 होना चाहिए। ठीक, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात पक्की हो गई। √2 तो अपरिमेय संख्या हो गई ना भाई। तो यहाँ पर तो रियल नंबर है, ले यहाँ नहीं है, अपरिमेय संख्याएं भी आएंगी, √3 √5 ये सब आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर ऐसे बहुत से अवयव होंगे जिनका इधर प्रतिबिंब अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या के लिए वास्तविक संख्या परिभाषित नहीं करेंगे हम, तो छोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, इसे लिख देंगे x, इसे लिख देंगे y। ठीक, तो y बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, y बराबर √x, y बराबर x के अनुसार है ना। कुछ y ऐसे होंगे जिनके लिए x अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय होंगे, अतः फलन आच्छादी नहीं है। बात को समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे कि यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते, जबकि उसका वर्ग जो है वो परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या होता है। तो 2 का वापस नहीं आ सकता, इसी तरीके से 3 का वापस नहीं आ सकता। देखो बड़ा करके दिखाता हूँ, 3 5 ऐसी बहुत संख्याएं होंगी, 6 जिनका वर्गमूल इधर आना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए, नहीं होगा क्योंकि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, दूसरे यहाँ ऐसे बहुत से नंबर होंगे जो माइनस में होंगे, उनका भी पीछे रूट नहीं आने वाला, उनका प्रतिबिंब नहीं होगा पीछे। तो यहाँ पे सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन वापस उनका मान y में नहीं है, माइनस वालों का भी नहीं है, और जिनका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या उनका भी नहीं है। क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि वो पूरी तरह भागी ही नहीं होती, वो निकलती रहती है। ठीक, तो माइनस को भी रखते हैं, दोनों कारण ऐसे हो जाते हैं। तो दोनों बातें लिख देंगे, नेगेटिव वालों का इधर प्रतिबिंब नहीं है, और इनका वर्गमूल चूँकि अपरिमेय संख्या है वो भी इधर नहीं रखेंगे, इसलिए
आच्छादी नहीं है। वाई में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन उनका एक्स में प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ भी वास्तविक संख्याएं ही लेनी है, एक्स में भी हमें वास्तविक संख्याएं ही लेनी है। ठीक, चलिए, तो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर जो फलन है वह एक की आच्छादी नहीं होता। प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पर फलन एक की आच्छादी हो सकता है। ठीक, लेकिन उसमें वर्गमूल नहीं होना चाहिए, है ना, वर्गमूल वाला नहीं हो। अब आया 12। 12 में फलन है एक की तथा आच्छादिक दोनों ही हैं। यह है उदाहरण 12। फलन है यदि x सम है यदि x विषम है, नहीं ऊपर विषम है यार, ऊपर विषम है, गलती हो जाएगी भाई, ऊपर लिखा हुआ विषम है ऐसे, और ये सम है। और ये फलन प्राकृत संख्याओं पर है, f.n, यानी फलन किस में लेना है, प्राकृत संख्याओं, यानी x के जो भी मान तुम्हें लेने हैं वो प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, x बिलोंग टू n, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग टू n, इसका मतलब ये होता है। इस चीज़ को ज़रा ठीक से देखें, फलन तो यहीं पे परिभाषित हो जाएगा, लेकिन x में लेना क्या है, x के मान कैसे लेने हैं। ठीक, तो कह रहा है एकाकी भी है आच्छादक भी है। ठीक, अब x बिलोंग टू n के लिए y बराबर x प्लस 1 में y का केवल एक ही मान होगा, एक ही मान होगा, यानी एक x पे एक y होगा। तो वी कैन से दैट कि y1 x1 प्लस 1 y2 x2 प्लस 1 ऐसे डॉट। अतः एकाकी और आच्छादी है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं दोनों तरफ लेनी हैं, तो दोनों तरफ प्राकृत संख्याएं ही लेंगे, डेसिमल नंबर लेना ही नहीं है हमको, तो डेसिमल नंबर ले ही नहीं सकते, तो दोनों फिर प्राकृत संख्याएं होंगी। तो y भी प्राकृत संख्या होगा, तो इसका मतलब हो गया अतः y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर हम x को प्राकृत संख्या रखेंगे और y भी प्राकृत संख्या ही आएगा, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू होगी। ठीक, इसी तरीके से सम है तो इसी तरीके से विषम के लिए भी लिख के छोड़ देंगे, हो जाएगा। अब चलते हैं उदाहरण संख्या 13 पर। तो ये 12 के बाद लेते हैं एग्जाम्पल 13, उदाहरण नंबर 13। ओके, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13 में क्या कहा गया। ये देखिए, ओके, डन आ गया।
सिद्ध कीजिए आच्छादक फलन 1 2 3 1 2 3 सदैव एक एक ही फलन होता है। ये भी लिखने की बात है, सिद्ध कीजिए, मैपिंग से कर सकते हैं। एफ डॉट 1 2 3 और 1 2 3 में ही है, एक एक ही है, एक एक ही एवं आच्छादित है। ये दिखाना है। ठीक, क्या क्या करते हैं, ऐसे बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये 1 2 3, यहाँ 1 2 3 लिख देंगे और ऐसे दिखा देंगे। तो लिख देंगे प्रत्येक x के लिए fx का केवल एक ही मान होगा, क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या समान है। ठीक, अब देखिए ऐसे कर दिया मान लीजिए, तो ऐसे भी इसका इससे, इसका इसके उससे, जिससे बना लो भाई। इधर तो हर एक का हमें एक अवयव यहाँ चाहिए, यहाँ पे कितने 3, सभी का प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 ही है, तो कुल मिला के अवयव की संख्या समान है, तो एक एक ही होगा, आच्छादी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त अवयव कोई है ही नहीं। तो इतनी सी बात लिख देंगे। ठीक, बेसिक थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए तो इससे आगे वाला उदाहरण नंबर 4 है, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही लिख देंगे। 13 और 14 सेम है, नहीं कर रहा हूँ 14 को, बड़ा आसान है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली। ठीक, 13 और 14 में कुछ था नहीं, अब आ गई प्रश्नावली, क्योंकि बेसिक में हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये प्रश्नावली है 1 2, इससे पहली जो प्रश्नावली थी 1 1, आप जानते हैं वह संबंध पे थी, संबंध को हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर वही बात आ गई, पहले सवाल में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए इतना इतना एकैकी तथा आच्छादित है, जहाँ r सभी ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय है, और तथा r और r को n से बदल दिया जाए तब सह प्रांत पूर्वतः r एक ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? नहीं। यानी अगर वास्तविक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं से बदल दिया जाए और सह प्रांत वही रहे, प्राकृतिक संख्याएं ही रहें, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि कुछ संख्याएं माइनस में आ जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएगा, तो फिर यह संबंध फलन एक की आच्छादी नहीं होगा। ठीक, तो केवल पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए। इन्होंने कहा एफ एक्स 1/x एफ एन एन। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता, तो हमने कहा कि यह फलन एक की आच्छादी है, क्योंकि प्रत्येक x n के लिए एफ एक्स बिलोंग टू n केवल एक ही होगा, क्योंकि दोनों प्राकृत संख्याओं के लिए हैं। ठीक, यानी x जो लेंगे वो भी प्राकृत संख्या है, उसमें जीरो है ही नहीं, और जीरो पे ये फलन बनेगा भी, देखो अनंत हो जाएगा। ये प्राकृत संख्याएं जीरो, प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता, 1 2 3 4 5। ठीक, और ये भी प्राकृत संख्या ठीक के लिए परिभाषित हो जाएगा। एफ एक्स 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से चलता हुआ चलेगा, लेकिन ये प्राकृत संख्याएं नहीं आई यहाँ पे।
ये प्राकृत संख्या ही नहीं आई, ये आ गया रियल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या मान लें तब होगा ये। ठीक, अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, तो प्राकृत संख्याएं हटा दें, ये लो वास्तविक संख्याओं के लिए कर दो पहले स्टार। ठीक, इस तरीके से ये परिभाषित कर दिया आपने, लेकिन इसमें आप जीरो नहीं रखेंगे। अब इसमें आप जीरो नहीं रखेंगे, ये देखिए ऐसे। ठीक, ऋणात्मक संख्याएं जीरो नहीं रखेंगे, x जीरो नहीं है, यानी x बिलोंग टू r, और या माइनस कर देंगे, ऐसे लगा देंगे ज़ीरो। इसके लिए सब ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं डालें, वास्तविक संख्याएं आएंगी, ये बात सब पूरी सही है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं, फिर जा रहा हूं वापस, अगर मैं यहाँ n कर दूं, ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बटे में चला गया। ये तो x है, ये इसे n कर दूं तो ये बटे में चला गया। 1/2, 1/5, 1/7, दैट इज नॉट, वो प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। तो प्राकृत संख्याओं पर ये बात सच नहीं होगी एक है कि अच्छाधिक होगा, वास्तविक संख्याओं पर ये बात सच हो जाएगी। ठीक, बस यही पूछ रहा है और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। तो दिखा दिया मैंने आपको बदल के, भाई प्राकृत संख्याएं रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब अगर वास्तविक संख्याएं रख लूँ कोई समस्या नहीं है, प्राकृत कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में है। और जीरो तो मुझे लेना ही नहीं, वास्तविक संख्याओं को लूँगा तो जीरो छोड़ूंगा मैं। ठीक, प्राकृत संख्याओं में जीरो होता ही नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं वास्तविक संख्या के बदले प्राकृत कर दूँ तो फलन है कि आच्छादित नहीं होगा, ये बात सही नहीं है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। पहचान करके बताना है, थोड़ा सा टेक्निकल है मामला, हालांकि कौन एकेकी है कौन आच्छादी है ये आप जानते हैं अच्छे से। ज़रा इन्वर्टर को खोल के बंद करके खोलना ज़रा एक बार। ठीक है, थोड़ी देर चल जाए यार तो ठीक है, क्योंकि क्लास में हैं बच्चों की। प्रश्न नंबर 2, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो पहला था आपका, ये देखो ये पहला था। ठीक, अब दूसरे वाला चलो मैं लिख देता हूँ, यही लिख देते हैं, मिटा देते हैं इसको। प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बाकी सामान्य फलनों में कुछ भी नहीं होता, सिंपल चलता है सब कुछ। तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फलन कौन कौन से एकेकी हैं कौन कौन से आच्छादी हैं ये बता दीजिए। दोनों हैं तो दोनों बता दीजिए। कुल मिला के एकेकी और आच्छादी फलन बताना है आपको, कौन सा है कौन सा नहीं है, दोनों हैं या एक है या कोई है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखना है एकेकी एवं आच्छादी की पहचान, बस और कुछ नहीं, यही है इस सवाल का मतलब। ठीक, अब देखो कर देते हैं। ठीक, तो पहले वाले में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, और एफ एन एन फलन है, यानी प्राकृत संख्याओं पर फलन है। ठीक, अब जरा देख के बताइए ये कैसा है। आच्छादी एकेकी, अब देखो भाई x जो है, अगर एक रखूँगा x, तो x को माइनस में तो मैं लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x एक प्राकृत संख्या है, यानी यहाँ ये बात सच हो जाती है कि भाई x जो है वो बिलोंग टू प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में फलन है। मैं यहाँ अगर x का मान +1 लगाऊंगा तो -1 में लगा ही नहीं सकता,
क्योंकि वो वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए मुझे x के सभी मान प्राकृत संख्याओं के पदों में लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, जिससे मुझे एपेक्स के सभी मान प्राकृत संख्याओं में प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये फलन जो है एक पर एक मान प्राप्त होगा मुझे, एक ही तो हो गया, लेकिन क्या ये आच्छादी भी होगा? आच्छादी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि मुझे वर्ग प्राप्त होगा। अब जैसे मैं प्राकृत संख्याओं में रखूं तो मेरे पास y के मानों में प्राकृत संख्याओं में 3 भी होगा। अब 3 यहाँ तब आएगा जब मैं यहाँ वर्गमूल 3 डालूंगा, तो वर्गमूल 3 तो मैं इसमें डाल ही नहीं सकता, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही तो है लेकिन आच्छादी नहीं है, एक ही तो है, एक ही है, आच्छादी नहीं है। यानी सभी y जो है प्राकृत संख्याएं हैं। बात को समझ गए होंगे। x में वर्गमूल नहीं डाल सकता मैं, ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे प्राकृत संख्या डालनी है, जबकि सामने प्राकृत संख्या आ जाएगी। वर्गमूल 2 डालूं तो 2 आ जाएगा, तो y में तो 2 है, लेकिन x में वर्गमूल 2 डाल ही नहीं सकता मैं, क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या मुझे लेनी है। अब देखिए, बना के देखिए, चित्र बना के देखते हैं। चलो चित्र बना दो इसका, मैं कन्फ्यूजन हट जाएगा तुम्हारा। देखो ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ y ले लूँ, यहाँ x ले लूँ, यहाँ f(x) ले लूँ y, तो यहाँ लिख लूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैं 1 का वर्गमूल करूँ तो 1 आ जाएगा, 4 का करूँ तो 2 आ जाएगा, ठीक। इसी के बाद ऐसे ही 9 का करूँ 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 का करूँ तो यहाँ वर्गमूल 2 आएगा, जो कि मैं नहीं ले सकता, ठीक। यहाँ पे डालूँ तो यहाँ वर्गमूल 3 आएगा, जो कि मैं नहीं ले सकता। ऐसे ही और भी आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर x बिलोंग टू n है, तो ये पॉइंट में डाल ही नहीं सकता। यहाँ पर ये सारे पॉइंट हैं, यहाँ सब डाल सकता हूँ मैं। यहाँ y बिलोंग टू n है, तो इसका मतलब ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे यहाँ पे, ठीक। ऐसे बहुत से अवयव होंगे यहाँ पे, एलिमेंट होंगे, जिनका x में प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि उनका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे दोनों ही तरफ प्राकृत संख्या लेनी है, ठीक। अब आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चित्र देख के पता लग गया होगा। चलिए अब जरा दूसरा देख लेते हैं, क्या लिखते हैं दूसरे वाले में। फिर यही लिखा है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f डॉट n। इस बार लिखा है ये z पूर्णांक, ओके। x बिलोंग टू z है, सीधा सीधा मसला है, ठीक। तो z पूर्णांक पर क्या होता है? तो पूर्णांक तो होते नहीं है, वर्गमूल में फिर गड़बड़ हो जाएगी, वर्गमूल में फिर गड़बड़ होगी, और एक ही भी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि एक पे एक मिलेगा भी नहीं हमें मान, पूर्णांकों में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ पूर्णांकों के समुच्चय हैं, ठीक। लाइट चली गई है, मुझे पता नहीं तुम्हें दिख कैसा रहा है। चलिए क्या करते हैं यार, ओके करते हैं इसको, ठीक। मैं इसको ओके करता हूँ। लाइट तो चली गई, अंधेरा तो हो ही गया। ओके, ओके, और थोड़ा देखता हूँ, ओके करता हूँ, कितना दिख सकता है अपने को। ये दिखा, देखो ऐसे। हाँ ठीक है, फ़िलहाल कैमरे की ऐसी सेटिंग कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और कुछ सवाल कर लेते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि इतना तो दिख रहा है हल्का फुल्का। तो पूर्णांकों पर एक की आच्छादी होगा, ठीक, एक का एक होगा। तो देखिए प्लस माइनस दोनों अगर हम ले लें तो एक मान हो जाएगा उसका, प्लस माइनस ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक लेने हैं तो -1 +1 लेंगे तो वैल्यू तो बहु एक ही हो गया, एक ही नहीं रहा। दूसरी बात, जब वर्गमूल करके वापस आएंगे तो पूर्णांक बनेगा नहीं, वर्गमूल का नंबर वर्गमूल 3 कोई पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब बहुत से ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके मान नहीं होंगे वापस करने पर, ठीक। तो ये भी कुछ नहीं हुआ, ना ये एक ही हुआ और ना ये आच्छादी हुआ,
कुछ नहीं हुआ ये, ठीक, क्योंकि वर्गमूल का चक्कर पड़ जाता है दोनों तरफ तो गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद फिर यही है एफ आर आर फलन है, फिर यही है जो कहता हूँ एफ डॉट आर और आर में है, तो यानी एक्स बिलोंग टू आर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में गड़बड़ हो जाएगी, माइनस के नंबरों पे होगा ही नहीं परिभाषित, माइनस के नंबरों पे वाई तो है, वाई में तो होंगे माइनस के नंबर प्लस के नंबर क्योंकि वास्तविक संख्या है, लेकिन जब उनका उल्टा देखेंगे एक्स में जाके वो मिलेंगे ही नहीं, तो आच्छादित तो नहीं होगा। और प्लस माइनस पर भी वास्तविक संख्या नहीं मिलेगी, वर्गमूल मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये भी ना एककी है और ना आच्छादी है, तो यानी इसकी भी यही कहानी है सेम। चलिए अब देखते हैं एक्स क्यूब आ गया इस बार, एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये फलन परिभाषित किया है एक्स क्यूब वाला प्राकृत संख्याओं पर, एफ डॉट एन ऐसे प्राकृत संख्याओं पर, ठीक। तो प्राकृत संख्याओं के लिए क्या कहानी बनेगी भाई, वाई में तो प्राकृत संख्याएं हैं लेकिन उनका घनमूल कहाँ होगा, घनमूल जाएगा तो एक्स में जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट भी होना है वाई के लिए, अगर किसी एक्स पे कोई वाई निकालना चाहूँ तो क्यूब रूट भी होना है, ठीक। तो कुल मिला के ये एककी है, आच्छादी नहीं है, एक एक्स पे एक वाई होगा ये बात तो सही है, लेकिन वाई में ऐसे बहुत से अवयव होंगे जिनका एक्स नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या का घनमूल प्राकृत संख्या नहीं होती है, उल्टा सत्य नहीं है इसमें। तो इसका मतलब एककी तो है, एक एक्स पे एक वाई होगा लेकिन हर वाई का एक्स नहीं होगा, ठीक, एककी है, आच्छादी नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर ले लेते हैं, इस बार परिभाषित किया है पूर्णांक पर, और यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि घनमूल पूर्णांक सब बनेंगे नहीं, ठीक। एककी है, आच्छादी नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या करें, क्योंकि जो इस पे था कह रहा यही इस पे है पूर्णांक पे, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ तो पूर्णांक लेंगे अपन एक्स की जगह पे तो वहाँ उसका क्यूब हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ कोई पूर्णांक लेंगे तो यहाँ घनमूल हो जाएगा, ठीक। तो क्या सभी के घनमूल परिभाषित हैं, ठीक, बिल्कुल नहीं है। तो एककी तो है, आच्छादी नहीं है, यानी घनमूल में या वर्गमूल में आच्छादी फलन होता ही नहीं है, सीधी सी बात यह है। तो एककी है क्योंकि घनमूल है, एक वैल्यू पे एक वैल्यू आएगी, एवं आच्छादी नहीं है, ठीक। आच्छादी फलन क्या होते हैं, सरल रेखा के फलन वाले फलन, या एक मान सिर्फ घनमूल हो और उल्टा चेक ना करें, वैल्यू मान ना रखें, तब आच्छादी जो है फलन तब होता है जब एक एक्स पे एक वाई हो पक्का, वाई में और कोई अतिरिक्त एलिमेंट ना हो, ठीक। तो उसके लिए ये जो चीज़ लिख के दी जाती है ये सब गड़बड़ कर देती है। बहुत सारे आप प्राकृत संख्या ले सकते हैं, तो वाई में तो बहुत सारी प्राकृत संख्याएं हैं, सबका घनमूल एक्स में है नहीं तो आच्छादी तो है नहीं, दोनों में ही बात यही है, ठीक। तो कुल मिला के इस सवाल में कॉन्सेप्ट है, हर जगह कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, ठीक। तो दोनों तरफ अगर प्राकृत संख्याओं की बात की तो प्राकृत संख्या लिख के एक्स वाई बना के उसके बाद देखो, वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या लिख के देखो, यानी ये जो लिखा है इसके हिसाब से पढ़ के देख लो। जो जेड का मतलब पूर्णांक है, प्लस माइनस का पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो पूर्णांक का घनमूल पूर्णांक तो होता नहीं है, तो आच्छादित तो हुआ नहीं, क्योंकि घनमूल है तो एक एक्स का मान एक वाई होगा, ये बात सही है, तो एककी तो है। तो इस तरीके से देखा जाता है, ओके। चलिए लाइट चली गई, लाइट का अरेंजमेंट करके आता हूँ फिर, ठीक है, चला के दूसरी क्लास में आते हैं, ओके।